देवीलाल जी देश के प्रधानमंत्री थे और वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी, रामविलास पासवान जी, लालू यादव जी, शरद यादव जी मंडल कमीशन को लेकर के बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे और उस समय में मंडल और कमंडल की बात चल रही थी, अगर पिछड़ा की बात हो रही थी। लेकिन एक जनता दल के सरकार में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो एक वाकया हुआ। रात के 10 बजे शरद यादव जी को टेलीफोन आता है और जब वो देखता है घड़ी के समय को देखते हो तो घड़ी सब दिन पहनते थे, देखते हैं कि रात को 10 बजे रात उन्हें लगा कि जरूर कोई बड़ी बात होगी और 10 बजे रात में जो उन्हें फ़ोन दिया गया तो कहा कि प्रधानमंत्री जी विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री जी लाइन पर है। और उस समय में प्रधानमंत्री का एक हॉटलाइन होता था जिस पर सिर्फ प्रधानमंत्री जी ही बात करते हैं। उस लाइन पर वीपी सिंह थे और एक तरफ शरद यादव जी थे। रात के 10 बज रहे थे तो छूटते ही शरद जी ने कहा कि आप हटाए तो नहीं हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने हटा दिया। तो कहा ये तो गलत हो गया ना। उस समय में वो देश के प्रधानमंत्री थे और वीपी सिंह और देवीलाल में नहीं बन रहा था, ये बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने उसे अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया और इसके एवज में कहा नहीं तो आपने गलत कर दिया। तो कहा कैसे होगा? तो ठीक है, सवेरे आप मेरे यहाँ आइए। सवेरे नाश्ते पर शरद जी जाते हैं और इस बीच में शरद जी को लगा कि अब करना क्या चाहिए। देवीलाल जी बोट क्लब पर एक बड़ा रैली करने का प्रोग्राम कर दिया और बड़ा विशाल रैली होना था, उसकी तैयारी भी शुरू कर दी। जब नाश्ते के टेबल पर गया तो कहा कि इस रैली को इसको कैसे रोकिएगा? कहा कैसे रुकेगा? कल की तो सरकार गिर जाएगी इस तरह में। कल क्या करना है? कल के आप मंडल कमीशन को लागू कर दीजिए। आप मंडल कमीशन को लागू कर दीजिएगा तो ये जो इनका रैली है ये फ्लॉप हो जाएगा और ये इसमें लोग भूल जाएंगे, मंडल कमीशन के आड़ में लोग इसको भूल जाएंगे। वीपी सिंह इस बात को सोचने लगे माननीय प्रधानमंत्री जी और उन्होंने कहा ठीक है, हमको समय दीजिए। और तब उन्होंने, क्योंकि मंडल कमीशन तो रिपोर्ट आ करके सरकार के पास रखा हुआ था, सरकार में था, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि आप मंडल कमीशन के लागू करने की तैयारी करिए, उसकी जो व्यवस्था है उसको आप तैयारी करिए। और पूरा प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वो सारे लोग लग गए मंडल कमीशन में। लेकिन यह बात की जानकारी उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नहीं था कि मंडल कमीशन लागू होने जा रहा है। फिर बैठक हुई, उस बैठक में रामविलास पासवान जी भी आए, शरद जी है, प्रधानमंत्री है और सारे जब बात हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, एजेंडा में नहीं था कि मंडल कमीशन आयोग को लागू होना है। लेकिन जब एजेंडा आया टेबल पर प्रधानमंत्री के पास तो कहा कि मंडल कमीशन को लाइए। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हतप्रभ हो गए कि कैबिनेट में तो इसकी चर्चा नहीं हुई थी कि मंडल कमीशन पर भी चर्चा होगी। वो एकदम सकपका गए। उन्होंने कहा नहीं, इसको आप जाइए, इसका जो नोट बना करके लाइए और आज ही इसको हम लागू करेंगे। प्रधानमंत्री तैयार है, सारा व्यवस्था तैयार है, उसमें रामविलास पासवान जी थे, शरद जी थे, सारे लोग थे और उन्होंने कहा कि हम आज लोकसभा में घोषणा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी लोकसभा में गए और उसी दिन घोषणा किए कि हम मंडल कमीशन को लागू कर रहे हैं। तो ये हमारे नेता मंडल कमीशन को, जो ऐसे ही उनको मंडल कमीशन नहीं कहा गया, इसलिए मंडल मसीहा नहीं कहा गया, ये हकीकत बात है, यही सत्य है। मंडल कमीशन को लागू होने में हमारे बहुत नेता उसके लिए अपनी कुर्बानी दिए, बहुत सारी व्यवस्था हुई, तो आज मंडल कमीशन है। तो आज पिछड़ा का भी बेटा IAS और IPS बन रहा है। आज पिछड़ा के बेटा को भी सरकारी नौकरी में 27% का आरक्षण है। लेकिन आप जानिए, जब लालू यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी और शरद यादव जी जब लोकसभा में होते थे तो लोकसभा का स्थिति और परिस्थिति क्या होता था, और आज के दिन में लोकसभा का स्थिति और परिस्थिति क्या है। जब महिला आरक्षण बिल लाया गया मनमोहन सिंह के सरकार में तो हुआ कि महिला आरक्षण बिल लागू हो, तीनों नेता ने, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और शरद यादव जी ने, लेकिन उसमें पिछड़े की महिलाओं को भी उसमें आरक्षण हो और इस व्यवस्था पर वो क्या कहते हैं, वो आरक्षण नहीं लागू हो सका। और जब लागू करने की बात हुई तो लालू यादव में महिला और इस पर सरकार इसको नहीं करना चाहती थी, बिल को लाना चाहता था। लेकिन शरद यादव, आदरणीय श्रद्धे, अब तो शरद जी हमारे बीच नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं है, अब हमारे एक नेता जननायक
लालू यादव जी बच गए, लेकिन तीनों नेता उस समय में लोकसभा में, तो उसने बिल को फाड़ने का काम किया और बिल को हटाने का काम किया और तीनों मिल करके इस महिला आरक्षण बिल को पारित नहीं होने दिया। तो यह जान लीजिए कि ऐसे हमारे मंडल मसीहा श्रद्धेय शरद यादव जी थे। आज उसके लिए कुछ भी बोलिएगा तो हम समझते हैं वह कम होगा। हम समझते हैं प्रकाश भाई भूल गए उस बात को। 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ करके वो चले गए थे पटना में और चाणक्य से देश में और भी चुनाव का प्रचार कर रहे थे और बुलाए थे चाणक्य होटल में और कहे थे कि ओम प्रकाश जी धनिकलाल, इस देश को बीजेपी से बचाओ। अगर बीजेपी आ गया तो 25-30 बरस तक तुम उसको हटा नहीं पाओगे, इसलिए बीजेपी को रोको, जो भी करना पड़े सब लोग करो उसको रोकने के लिए। आज देख लीजिए 14 में ही बीजेपी आया, ये तब का बात था, 14 का बात था जब अपना चुनाव लड़के गए और तब यह बात बोले थे। और आज क्या हो रहा है, संविधान को तार तार किया जा रहा है। आपके हर संविधान को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, जहाँ से अरुण बाबू एमएलए बने, जहाँ से और लोग बनने की चाहत रखते हैं कि हम एमएलए बने, वो उसको कौन संचालित करता है? उसको करता है चुनाव आयोग। आज चुनाव आयोग ही सरकार के पीछे पड़ गया है, उसके पल्लू बन गया है। बहुत अध्यक्ष जी हिल डोल रहे हैं कि जल्दी खत्म करिए, लेकिन आप जान लीजिए हम भी एक पिछड़ा के बेटा है। जब 2015 में राजद और जदयू की सरकार बनी, उस सरकार में हमारे माननीय विधायक अरुण बाबू 15 में जीत के गए थे बड़े मतों से। उनको नीतीश कुमार जी भी सम्मानित किए थे कि आप इतना वोट से जीत के आए, आपने इतना वोट लाया है। और उस सरकार को 17 में नीतीश कुमार जी लेकर के चले गए, रातों रात बीजेपी के साथ मिल गए। और उस समय हम पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, धीरेन्द्र बाबू विश्वत्री के अध्यक्ष थे, कहरा के और प्रखंड अध्यक्ष थे। हम लोगों ने शरद जी के साथ जाने का काम किया, क्योंकि नीतीश कुमार जी का हुआ जो फैसला था, यादव जी ने इस बात को उल्लेख किया है कि उनका फैसला गलत था। आपको मैंडेट मिला है महागठबंधन का, आप सरकार को कैसे तोड़ सकते हैं? और इसीलिए शरद जी ने विरोध किया था। आपको जानिए, मैं यहाँ बहुत जगह नहीं बोला हूँ, लेकिन मैं एक 2 लाइन में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जब हमारे बारे में लगा कि ये जा रहा है शरद जी के साथ, तो आप जानिए संजय गांधी हमको 1 घंटा फोन पर बात करके हमको समझाने का काम किया कि शरद यादव का राह बदल गया है। आपको साहब बहुत मानते हैं मुख्यमंत्री के बारे में, आप ऐसा काम नहीं करिए। आपके बारे में आ रहा है कि आप शरद जी के साथ जा रहे हैं। हमने उसको कहा कि नहीं, हम नहीं जा रहे, हम पार्टी में ही है। लेकिन लोग यहाँ से बजाते, हम लोग के कार्य, उनका संवाद यात्रा निकल गया था सरकार के खिलाफ में। वो यात्रा 11 तारीख से होना था, 10 को यहाँ दिनेश बाबू का, 12 को यहाँ 11 को दिनेश बाबू का था सम्मान सभा और 12 को शरद जी का कार्यक्रम था, होना था सहरसा में। और हम धीरेन्द्र बाबू लोग सब तैयारी में लगे थे उनके कार्यक्रम में। तब जानिए उस समय में आरसीपी शरद यादव नीतीश कुमार के बहुत करीब हुआ करते थे। उन्होंने अपने दिल्ली के एमपी वाले नंबर 93 वाले नंबर से फ़ोन किया, हमने फ़ोन नहीं उठाया। तब कितना झूठ बोलेंगे, हम तो चले गए शरद जी के साथ, हमने फ़ोन नहीं उठाया। तब नीतीश कुमार के लैंडलाइन फ़ोन से, उनके सीएम आवास के फ़ोन से आया, तो हमको लगा कि नहीं आप बात कर लेना चाहिए। और जब हम फ़ोन उठाए तो सीधे फ़ोन में कहता क्या मुखिया जी आप मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। उस पर उस फ़ोन पर आरसीपी सर बैठे हुए थे। हम कहले सर हम नहीं देखे, हम नहीं थे, फ़ोन नहीं देखे। और तब कहा कि यहाँ से आप बैठे हुए हैं, नीतीश जी के सामने से बात कर रहे थे कि आपको अगर कोई समस्या है तो आप आ जाइए दिल्ली पटना, आप एक करने मार में आकर के मिल लीजिए नीतीश कुमार जी से, साहब से, आपको जो भी समस्या होगा अपनी बात को रख दीजिएगा। लेकिन हमने तो मन बना लिया था कि हमको शरद जी के साथ जाना है, न हम वहाँ गए न और हम शरद जी के साथ चले गए। तो ये ऐसे सच्चे और ईमान वाले नेता था। उन्होंने सब दिन कहा कि लोकतंत्र सच्ची बोली से चलती, इसलिए सत्य बात बोलिए। उन्होंने कभी अपने लिए वोट नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि अगर हम अच्छा काम किए तो आप देख लीजिए हमको वोट दीजिए, नहीं तो जो अच्छा लोग आप उसको वोट करिए। तो ये से हमारे नेता थे। अब उनकी वाकया मैं क्या आपको याद दिलाऊं। तो चले गए, उन्होंने इस कोसी को देश और दुनिया में सहरसा और मधेपुरा को ले जाने का काम किए। एक लाइन की मैं बोल रहा हूँ, बहुत बातें हैं, प्रसंग है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। सर्किट हाउस में शरद जी थे, जयपाल रेड्डी थे, रसायन और गैस मंत्री थे, पेट्रोलियम मंत्री थे, ऐसे ही बैठे हुए थे। प्रेस वाले लोग भी थे। उनको फोन आया
योगेश जी उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, कहा कि जयपाल साहब का फोन आ रहा, कहा छोड़ो बाद में बात करेंगे। फिर वो कहते हैं कि रुको, कहा कि बताओ तो इस यहाँ पर कोई दिक्कत भी है? कल यहाँ तो गैस का बहुत किल्लत है। कहा लो तो लगा, कहा कल के मैं तो अपने क्षेत्र में हूँ भाई, मेरे यहाँ बहुत गैस का किल्लत है, यहाँ तो गैस का व्यवस्था कर दो। और आप जानिए उसके बाद कई गैस का यहाँ व्यवस्था होने का काम किया। तो ये थे हमारे नेता। जब जो जिन्होंने जो कहा, हमसे बेहतर अरुण बाबू जानते हैं, हमसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं कि समाज के लिए, इस संविधान के लिए, इस आरक्षण के लिए शरद यादव जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अपने पीछे, अपने रहते, अपने परिवार को भी राजनीति में स्थापित करने का काम नहीं किए। यही शरद यादव थे, यही उनकी विरासत है। हम सब लोगों को, आज शरद यादव होते तो आप जान लीजिए 2020 में तेजस्वी यादव बिहार के सीएम होते। लेकिन उस बिहार विधानसभा चुनाव से 2 माह पूर्व ही वो जब वेंटिलेटर पर गए, बीमार हुए, तो वो तब उन्हें होश आया जब बिहार में सरकार बन गई थी। इसलिए हम सबों को भी, आदरणीय लालू यादव एक मसीहा बचे हुए हैं, उनके प्रति अपनी निष्ठा को पार्टी के प्रति रखते हुए गठबंधन के लोगों को, जो गठबंधन का एजेंडा है उसको हमको लेकर के चलना है। और 25 में यह जो बीजेपी की सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, उसको भगाने के लिए अगर 25 में आप अपना बिहार में सरकार नहीं बनाए तो फिर बहुत समस्या है, बहुत दिल्ली दूर है, हम लोग का सब चीज़ अधर में चला जाएगा। इसलिए आज के दिन अपने नेता श्रद्धेय शरद यादव जी के प्रति सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं और श्री शरद यादव जी के चरणों में प्रणाम करके अपनी बात को खत्म रखते हैं। जय हिंद, जय शरद यादव।